हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीज़नशिप पार्ट। ये सिटीज़नशिप पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 तक है। ये हमको हमारे नेशन का एक सिटीज़न प्रोवाइड करता है कि कौन कौन हमारे नेशन का सिटीज़न हो सकता है। तो इसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको देंगे सिटीज़नशिप का प्रोविजंस बिफोर 26 जनवरी 1950 एंड ऑन 26 जनवरी 1950। इस डेट से पहले और इस डेट तक जितने भी प्रोविज़न्स होंगे वो हम देंगे, लेकिन इसके बाद के प्रोविज़न्स आप लोग खुद बनाना। कौन लोग बनाना? पार्लियामेंट बनाना। कौन लोग बनाना? पार्लियामेंट बनाना, ये कहा गया था। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था। हम आर्टिकल वाइज हम इस टॉपिक को करेंगे और आर्टिकल वाइज हम करेंगे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास आर्टिकल वाइज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट तब, यानी कि जो हमें हमारे प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे के गए हैं हमें, वो सारे इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद हमारी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके कई सारे प्रोविजंस लाए हैं सिटीज़नशिप के लिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिटीज़नशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट के बेसिकली उसके हाथ में है कि वो सिटीज़नशिप किसी को देना चाहती है या नहीं देना चाहती। ओके, ये उसका एक कह सकते हैं आप, उसके ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो आर्टिकल 5 जो है वो बिफोर 26 जनवरी 1950 के ऊपर बोलता है। और डोमिसाइल का मतलब होता है गृह या घर। बॉर्न इन इंडिया, जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, जो ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या तो उसके कोई भी पेरेंट्स या मम्मा या पापा बॉर्न हुए हैं इंडिया में। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया for at least 5 years prior to the commencement of Constitution of India, यानी कि वो commencement of Indian Constitution से पहले वो इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी सिटीज़न के तौर पर रह रहे थे। कौन? 5 साल के लिए रह रहे थे। ठीक है, कौन? जो सिटीज़नशिप पाना चाहते हैं वो बेसिकली अपने आप ही सिटीज़न बन जाएंगे। जो जो इन कंडीशंस को फुलफ़िल करता रहेगा वो सिटीज़नशिप अपने आप उसको मिल जाएगी। वो अपने आप उस नेशन का, किस नेशन का? इंडिया का सिटीज़नशिप उसे मिल जाएगा और वो वहाँ का सिटीज़न बन जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 6 बेसिकली हमें बताता है कि दोज हु कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आए, जो माइग्रेंट्स थे, जो रिफ्यूजीज़ थे, ही वॉज बॉर्न, या तो वो बॉर्न हुए या पेरेंट्स उनके बॉर्न हुए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स उनके बॉर्न हुए। कहाँ पर? माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 1948। देखो, सिटीज़नशिप जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको डेट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसमें डेट्स का ही सारा रोल है। ठीक है, तो जो लोग इंडिया में माइग्रेट हुए कब? 1948, यानी कि इस तारीख से पहले जो माइग्रेट हो गए वो उन्हें ऑटोमेटिकली सिटीज़नशिप मिल गया। ठीक है, लेकिन जो माइग्रेट हुए 1948, इसके बाद उनका क्या? वो इंडिया में रहेंगे 6 महीने। ठीक है, एज ऑर्डिनरी सिटीज़न and approach to a government's competent authority to let your name registered there, because their name should be registered there and you have to remain in India for 6 months before the prior registration. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 7 था, जो लोग इंडिया में रहे वो पाकिस्तान गए कि हमें यहाँ नहीं रहना, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान में देखा भाई पाकिस्तान वो देश नहीं है जो हम सोच रहे थे, हमें तो लगा ये ऐसा देश होगा, ये वैसा देश होगा, लेकिन ये हमारे उम्मीदों पर नहीं खड़ा हुआ, तो हम वापसी आना चाहते हैं इंडिया में। तो यानी कि वो बेसिकली इंडिया के ही सिटीज़न पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान गए, लेकिन अब वो वापसी आना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा वो बताया गया है आर्टिकल 7 में। ठीक है, जो पाकिस्तान गए आफ्टर, डेट यहाँ पे देखिए, डेट बहुत अच्छे से याद करनी है, March 1, 1947 इज़ नॉट अ सिटीज़न। जो पाकिस्तान गए इस डेट के बाद वो सिटीज़न नहीं होंगे।
but returned under a permit or resettlement permanent return, same as migrated after 1948। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये लोग जो हैं ये वापसी आना चाहते हैं बाय परमिट, बाय रिसेटलमेंट और बाय परमानेंट रिटर्न। और अगर वो वापसी आएंगे तो सेम उनका प्रोसीजर जो यहाँ पर बताया गया था, जो मैंने बताया आपको इस वाले पार्ट में, वो सेम प्रोसीजर इन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, सो आर्टिकल 8 किन के लिए है? दोज पीपल हु वर ordinary resident outside India at the time of constitution formation। तो वो लोग जो इंडिया से बाहर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने पर, वहाँ और बाहर थे और उस कंट्री में या जहाँ पर भी वो रह रहे थे वहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो वहाँ पर, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? तो या तो वो इंडिया में बॉर्न हुए हों, उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, उनको ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, या फिर वो ओरिजिनल सिटीज़न आउट ऑफ इंडिया हो, या फिर रजिस्टर्ड विद कंसल्टेंट रिपोर्ट और डिप्लोमेट्स। तो वो वहाँ की एम्बेसी जिस भी कंट्री में है, जिस भी जगह पे है, तो इंडियन एम्बेसी में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। ओके, सो आर्टिकल 9। नाउ आर्टिकल 9 में है इफ़ वॉलेंटरीली acquired foreign citizenship, then your citizenship will be not as it was before। means इंडिया में बोला गया है कि डुअल सिटीजनशिप है, और हाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सॉरी मैंने गलती से नहीं शब्द बोलना भूल गई। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ओके, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि अगर आप बाहर की सिटीजनशिप लेते हो और आप ये सोचते हो कि मेरी इंडियन सिटीजनशिप भी बची रहेगी, तो वो आप गलत सोचते हो। आप इंडियन सिटीजनशिप को लेके किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। यही होता है डुअल सिटीजनशिप ना होना। तो इंडिया की अगर आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली या किसी दूसरी जगह की सिटीजनशिप ली और इंडिया की भी आपके पास पहले थी, तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप अब नहीं रहेगी और आपसे बिना पूछे भी हम वापसी ले लेंगे। ये कहा गया है आर्टिकल 9 में। देन आर्टिकल नंबर 10, डीम्ड टू बी अ सिटीज़न कंटिन्यू टू बी अ सिटीज़न। मीन्स आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि आप सिटीज़न हो। अगर आप सिटीज़न हो, आपके पास सिटीज़नशिप है, तो आप हर बार ये प्रूफ नहीं करोगे कि मैं सिटीज़नशिप हूँ, भाई मैं इस कंट्री का सिटीज़न हूँ, ऐसा आपको पर प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। यही है आर्टिकल 10 कि डीम टू बी अ सिटीज़न कंटिन्यू टू बी अ सिटीज़न। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट पावर टू डिटरमाइन एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 11 में ये देखिए, मैंने आपको बताया था शुरुआत में वीडियो के कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने ये सारे आर्टिकल में अपना अपना बता दिया कि भाई 26 जैन 1950 से पहले और इस डेट तक जो सिटीजनशिप प्रोवाइड होगी वो सारे हम यहाँ पर दे रहे हैं प्रोविजंस। बट आफ्टर दिस डेट व्हाट विल बी देयर? सो पार्लियामेंट उसको देखेगी और पार्लियामेंट उसको बताएगी कि किसको अब सिटीजनशिप मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती। ओके, तो इतना था ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इतना कॉन्स्टिट्यूशन का ख़त्म होने के बाद अब हम आज की डेट पे आ रहे हैं जो पार्लियामेंट में होता है। ओके, ये थी हमारी कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय बर्थ जस्ट सोली। सो born in India after 26/1/1950 and before 1/7/1987, यानी कि इस पीरियड के बीच में आप सिटीज़नशिप होंगे इंडिया के, और हमें आपके पेरेंट्स का कि आपके पेरेंट्स यहाँ के सिटीज़न थे या नहीं, इस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था पार्लियामेंट का पहला बाय बर्थ का। बट अगर आप आफ्टर 1987 के बाद पैदा हुए हैं या फिर बाद आप आ रहे हैं या पैदा हुए हैं और बिफोर 3/12/2004, ठीक है, तो ईदर पेरेंट्स आर सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप 1 जुलाई से 1987, ईयर याद रखो 1987, और 2004 में 3 दिसंबर इसके बीच में पैदा हुए हैं, तो आपके कोई ना कोई एक पेरेंट तो सिटीज़न इंडिया का होना ही चाहिए। देन अगर आप बॉर्न हुए हैं 3/12/2004, तो क्या
तो बोथ द पेरेंट्स ऑफ योर्स विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, और यहाँ पर दूसरी भी कंडीशन है, एक पेरेंट सिटीज़न हो सकता है और दूसरा आपका इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। इलीगल माइग्रेंट कौन होते हैं? मान लीजिए ये किसी भी कंट्री का बॉर्डर है, ठीक है, और अगर यहाँ से लोग ऐसे कूद के आ रहे हैं तो ये इलीगल माइग्रेशन है, ठीक है, ये क्या है? इलीगल माइग्रेशन है। नाउ बाय डिसेंट जस्ट सैंग्विन मीन्स बोर्न आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं तो आफ्टर 26 जनवरी 1950 एंड बिफोर 10 December 1992 योर फादर, नॉट योर मदर, नॉट योर एनी अदर डिफरेंट पेरेंट, योर फादर मस्ट बी citizen at the time of your birth. At the time of your birth is a very important phrase here that अगर आप पैदा हुए हैं मान लीजिए इस टर्म के बीच में 1976 में, तो उस साल में और उस मंथ में और उस डेट पर आप सिटीज़न होने, आपके फादर जो हैं वो सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इंडिया से आउटसाइड पैदा हुए हैं, बाहर पैदा हुए हैं और 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुए हैं, तो आपके कोई ना कोई एक पेरेंट सिटीज़न होना चाहिए। फिर से एक और टर्म आती है, अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस एम्बेसी में within 1 year. This 1 year is very important and sometimes this 1 year is extended for some revelation. अब हमारा डिसेंट हो गया, अब हमारा बर्थ हो गया। अब बाय रजिस्ट्रेशन में अब आता है आपकी गवर्नमेंट का काम। आपकी गवर्नमेंट का काम मतलब आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ही ये निर्भर करेगा कि आपको सिटीजनशिप दी जाए या नहीं दी जाए। सो यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पर में जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ़ ही बिलोंग्स टू एनी of the following categories: a person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside the territory of undivided India, यानी कि इंडियन ओरिजिन या फिर जो बर्थ है उस इंसान का वो इंडिया में हुआ है, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है किसी दूसरी कंट्री का आउटसाइड टेरिटरी ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। Next, a person of Indian origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. Next, a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application of registration. यानी कि वो इंडियन origin के किसी इंसान से वो शादी किया है या मैरिड हुआ है और 7 साल से वो यहीं पर इंडिया में ही ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके माइनर चिल्ड्रन भी हैं जो 18 से छोटे हैं। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ 1 मिनट। सो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेशन मतलब अगर इंडिया की टेरिटरी को, इंडिया ने किसी टेरिटरी को एक्वायर किया, जैसे जम्मू कश्मीर मान लो आप, अगर उसमें पीओके को अगर हम ले लेते हैं तो उसके पीओके में रहने वाले लोगों को सिटीजनशिप कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा बाय इनकॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट है नेचुरलाइजेशन, जिसका फर्स्ट है नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। सो इसमें अगर हम सिटीजनशिप दे रहे हैं किसी आदमी को तो गवर्नमेंट ये देख के देगी कि अगर हमारा कोई इंडियन सिटीज़न उस कंट्री में या फिर जिस कंट्री से वो इंसान बिलोंग करता है और इंडियन की सिटीजनशिप लेना चाह रहा है, और उस कंट्री में हमारा कोई इंडियन सिटीज़न अगर ये लेना चाहता जिस तरीके से वो यहाँ पर लेना चाह रहा है, अगर उसे मिल जाती तो हम दे देंगे, अगर नहीं मिलती तो हम भी नहीं देंगे, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, रिनाउंस प्रीवियस सिटीजन, यानी कि नो डुअल सिटीजनशिप, गुड कैरेक्टर, लैंग्वेज एंड इंटेंशन, ये तीनों चीज़ें देखी जाती है। आपका गुड कैरेक्टर, आपको लैंग्वेज, अगर आप इंडिया में आना चाह रहे हो तो आपको कुछ मीडियम भी तो चाहिए लैंग्वेज का, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो इंडिया में आप कैसे समझोगे किसी की बातें, तो ये सब चेक किया जाता है। लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यहाँ पर आपका ख़त्म होता है सिटीजनशिप का पार्ट।
नेक्स्ट है लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप का लॉस, हाँ हो सकता है लॉस अगर आप किसी दूसरी कंट्री का लेते हैं सिटीजनशिप। The Citizenship Act of 1955 also lays down 3 modes by which Indian citizen, whether a citizen at the commencement of constitution or subsequent to it, may lose his citizenship. There are renunciation, termination and deprivation. 3 processes for this. Renunciation is voluntary act कि मैं अपनी citizenship त्याग रहा हूँ. Termination is this takes a place by operation of law when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country. Means वो दूसरी country की citizenship ले रहा है कोई दूसरा इंसान। और deprivation is compulsory termination of the citizenship of India, means obtained by registration or naturalization. मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि डेप्रीवेशन जो है वो तब होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो या फिर नेचुरलाइजेशन होता है आपकी सिटीज़नशिप का। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिए गए हैं क्योंकि इसमें आप खुद आते हो सिटीज़नशिप लेने, आप खुद अप्लाई करते हो, आप खुद रजिस्टर करते हो, ठीक है। और अगर आप उसमें फॉल्स फैक्ट्स देते हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, अपने बारे में, तो वो बाद में देखा जाता है और आपको फिर मना कर दिया जाता है कि आप सिटीज़नशिप आपको नहीं मिलेगी और आप लूज़ कर देते हो अपनी सिटीज़नशिप। नाउ इंडिया में सिंगल सिटीज़नशिप है, डबल कहाँ पे है ये मैंने लिख रखा है, कनाडा, यूके, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर कैसी सिटीज़नशिप है, जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ की सिटीज़नशिप और जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ की सिटीज़नशिप। सो जेके में पहले जम्मू एंड कश्मीर को डबल सिटीज़नशिप था। ऐसे था कि जम्मू और कश्मीर की सिटीज़नशिप भी है और इंडिया की भी है। ये था 5 अगस्त 2019 से पहले, बट उसके बाद इसको एब्रोगेट कर दिया गया और सिर्फ एक ही सिटीज़नशिप है अब बस। अब एडवांटेजेस क्या हैं अगर आप किसी कंट्री के सिटीज़न हो और आपके पास उसकी सिटीज़नशिप है, तो आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं जो ऑर्डिनरी सिटीज़न को नहीं मिलते या किसी फॉरेन रेसिडेंट को नहीं मिलते, ठीक है। आपके पास राइट टू वोट है, आपके पास बड़े बड़े सीट्स को जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सारी सीट्स को होल्ड करने के लिए आप कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे मैंने बताया और कंटेस्ट इलेक्शन। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पास ये रिमाइंडर फॉर सिटीज़न फॉर इंडिया सेट बाय इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में कहा था कि ये एक तरीके से रिमाइंडर है सिटीजन्स के लिए कि उन्हें अपने नेशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो to get notified with my latest videos. Thank you.